अगर आप कहती हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है, तो इस उद्देश्य को पाने के लिए आप कर क्या रही हैं? बहुजन समाज पार्टी अपने राजनीतिक अस्तित्व को अगर बचाना चाहती है, तो वो उसका स्वाभाविक पसंद कांग्रेस होनी चाहिए। उसका मतदाता एक बार कांग्रेस के साथ हो जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी के साथ जाएगा। क्योंकि बिना मायावती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट पर रोकना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल काम है। मध्य प्रदेश में स्थिति दो ध्रुवी है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अन्य दलों की वह स्थिति नहीं रह गई है। आप मतलब मेरे अनुसार समाजवादी पार्टी और भी वहां पर मजबूत स्थिति में है। आपने उनका बयान सुनाया था अखिलेश जी का। समय समय पर समाजवादी पार्टी जीती है, और आपसे बेहतर कौन जानेगा, जिस समय सरकार बननी थी और बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था। याद कीजिए, कांग्रेस के लोग हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे, बीजेपी के लोग हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे, और उस समय बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन ऐलान नहीं किया था। वो को क्या कारण था मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले पत्र देना, सबसे पहले विधायक का समर्थन देना कांग्रेस पार्टी को किसी ने किया था, तो समाजवादी पार्टी ने किया था। इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, बीजेपी को हराना है, समाजवादी साथ हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में समय समय पर सीटें जीती है, और आप इस बात को महसूस करते होंगे कि आज समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा तैयार है। हमारा तो एक छोड़ के चला गया, कांग्रेस के कितने छोड़ के चले गए थे? हमारा तो एक छोड़ा, चलो, लेकिन वो सरकार बनवाया था। लेकिन ये असली बात आप बताइए कि क्या कारण था कि कांग्रेस के इतने विधायक बीजेपी में चले गए? अगर वो कारण आप जानते होंगे तो हो सकता है वही कारण हमारे विधायक के साथ भी रहा हो। इसलिए हमारी पार्टी का तो ये देखिए आप कि कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना और आरक्षण की बात करने लगी, तो कहीं न कहीं बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सिद्धांत, वो जनता तक पहुंच रहा है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो दलों का तालमेल है, हमें उम्मीद है दलों का तालमेल बनेगा, क्योंकि यहां भी तालमेल बनना है, उत्तर प्रदेश में भी तालमेल बनना है। अभी तो हमारी तैयारी स्वतंत्र है। बीएसपी का कांग्रेस से भी बातें चल रही है, यह भी बात खबरों में है कि ऊपर के स्तर पर उनके भतीजे से और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में एक संवाद है। और मुझे लगता है कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी अपने राजनीतिक अस्तित्व को अगर बचाना चाहती है, तो वो उसका स्वाभाविक पसंद कांग्रेस होनी चाहिए। उसका मतदाता एक बार कांग्रेस के साथ हो जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी के साथ जाएगा। अगर बीजेपी का जो युवा मतदाता है, जिसका वो लीड करने लगे हैं चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी सेना के माध्यम से, वो कौन लोग हैं? उनको लगने लगा है कि बीएसपी का जो पुराना नेतृत्व है, उनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। अगर उनके सामने अपने आरक्षण को लेकर के सवाल पैदा हो रहे हैं, तो लड़ाई कौन लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण के नाम पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो निजीकरण को प्रोत्साहन दे रही है, अगर वो संविदा को प्रोत्साहित कर रही है, अगर वो आउटसोर्सिंग को प्रोत्साहित कर रही है, वो यूनिलैटरल एंट्री को प्रोत्साहित कर रही है, तो आरक्षण किस बात का? कौन आरक्षण देगा आपको? और जब आपका आरक्षण नहीं होगा, तो जिस सामाजिक आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, वो सामाजिक आंदोलन में कितना दूर तक जा पाएंगे? एक और मेरी जो अपनी जानकारी है उस समाज के लोगों से बात करके, कि दलित समुदाय में एक सिविल सोसाइटी जबरदस्त डेवलप हुई है, वो बहुत ढंग से काम कर रही है, और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अगर मायावती जी आजाद हैं, भाई बड़ी पार्टी के नेता हैं, और कई बार ये नेता लोग अपने राष्ट्रीय स्तर को बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मतदाता आपके साथ कितना है? क्या मध्य प्रदेश में या अब तक जितने चुनाव हुए, आप देख लीजिए, हिमाचल में भी यही कहा जाता है ना कि बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने, छोटे छोटे दल वहां भी है, किसी ने नहीं पूछा। कर्नाटक में जनता दल बड़ी पार्टी है, मतलब मैसूर, चामराजनगर, हासन, मंड्या ऐसे जिले हैं जहां पे जनता दल इसका असर रहा है। और देवेगौड़ा साहब बड़े सम्मानित नेता के रूप में माने जाते रहे, वहां हार गया, लोग वोट देने के लिए नहीं निकले, क्योंकि जो बीजेपी को वोट नहीं देना, अगर जो बीजेपी को सीधे वोट देना चाहेगा, वो घूम के क्यों जाएगा? वो सीधे विधानसभा भवन के सामने जो दफ्तर है जाके खड़ा हो जाएगा कि सामने आपके साथ हो। क्यों पहले जाएगा यहाँ माल रेवेन्यू में, उसके बाद जाएगा वहां? वो क्यों जाएगा? वो अगर उसको अब जब विरोध में जाना चाहेगा, तो उस राजनीतिक ताकत के साथ जाएगा जो बीजेपी से लड़ रही। और आज बीजेपी के खिलाफ जो राजनीतिक शक्तियां हैं, उसकी पहचान, जो पहला चेहरा है, वो कांग्रेस है।
और कांग्रेस ने अपने आप को स्थापित किया। अगर आप जो पिछड़ों की आप बात कर रहे थे, ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब नीतीश कुमार पिछड़ों के बड़े नेता हैं, लेकिन 2000 जो यूपीए सरकार ने पिछड़ों का सर्वेक्षण शुरू कराया था और उसकी समिति की रिपोर्ट भी आ चुकी थी पहले बार। उसके नीतीश कुमार जी के पहले कर्नाटक की सरकार थी सिद्धारमैया जी की, वो उसका सर्वेक्षण करा चुकी है, वो भी रिपोर्ट उनके पास है। किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार ने पिछड़ों का सर्वेक्षण किसी जिले में नहीं, किसी भी राज्य में नहीं करवाया। और बीजेपी का बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी ने पिछड़ों को आगे किया, लेकिन दिया क्या? आप मुझे बताएं, आपने छत्तीसगढ़ में किसको दिया? वो पिछड़े थे रमन सिंह जी। आप झारखंड में किसको दिए? रघुवर दास क्या दलित आदिवासी थे जिनको आप लेकर के चले आए। आप हिमाचल में किसको लेके आए? वो पिछड़े थे कि दलित थे? चाहे जयराम ठाकुर रहे हो, चाहे जयराम ठाकुर रहे हो, और यूपी आप भूल गए। यूपी में ले गया केशव मौर्य जी, मार दौड़ते रहे, बड़ा भारी चेहरा। मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो हिंदू महासभा से नेता लेके चले आए। आप है क्या कि जब आपको देना, और उमा भारती ने क्या कहा? उमा भारती ने यही कहा कि जब देने का समय आया तो आप चुप हो गए। पिछड़ों का सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी मध्य प्रदेश में उमा भारती है। उमा भारती को श्रेय दिया जाना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार को खत्म करने के लिए लंबा संघर्ष किया 2003 में, उसके पहले से, और वहां दिग्विजय सिंह की सरकार हारी, और जो इस तरह से हारी कि आज तक कांग्रेस लौट नहीं पाई। लेकिन आप फिर उमा भारती को क्या किया आपने? उमा भारती को मजबूर करके नई पार्टी बनानी पड़ी, केंद्रीय मंत्रिमंडल से आपने निकाला, कहीं उनको आपने नहीं रखा। आप सरकार जब चुनाव के मुहाने पर खड़ी है तब आप उनके भतीजों को मंत्री बनाने जा रहे हैं, आपने मंत्री बनाया था। आपने दिया क्या? आप इसकी बात कर लीजिए महिला आरक्षण की। महिला आरक्षण को अगर आपको, महिला 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में यह मामला था। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बाद में भी कहा कि महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए। आपको 2014 में नहीं याद आया, 15 में नहीं याद आया, 16 में नहीं याद आया, सीधे 2023 में याद आया जब आप चुनाव में जा रहे हैं। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि आप एक कार्टून मैंने देखा कि एक महिला रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है कि मेरा आरक्षण हो गया है, लेकिन जिस बोगी में आरक्षण हुआ है वह बोगी अभी बन रही है कारखाने में। क्या जिसको आप लागू नहीं कर रहे हैं? एक सेकंड, मैं आपको जी देवेगौड़ा साहब ने भी ये कहा, देवेगौड़ा साहब ने भी कहा कि क्रेडिट लिया है कि साहब देखिए महिला आरक्षण बिल लोकसभा में मैंने सबसे पहले लाया था, और वो कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़ा था, तो वो भी क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन एक चीज, ये बीएसपी के बारे में आप बात हो रही थी, तो बीएसपी देखिए आज जहां पहुंच गई है। एक जमाना था जब काशीराम जी ने शुरू की थी पॉलिटिक्स और बहुजन समाज की बात करते थे, 85% की बात करते थे, तो उसमें लोअर ओबीसी, दलित और जो माइनॉरिटीज में भी एक अच्छा खासा तबका था। लेकिन अब हम देख रहे हैं ये क्या सही नहीं है कि भाई दलित में भी, एक तो जो आपने कहा कि जो पढ़ा लिखा या बुद्धिजीवी है उसको लगता है कि भाई अम्बेडकर के रास्ते से भटक गई हैं, और दूसरा जो है जो लोअर ओबीसी है या वो बीजेपी की तरफ ज्यादा चला गया, और माइनॉरिटीज तो हट ही गया। तो आपको नहीं लगता कि भाई मायावती, ये क्या वजह, मतलब एक तो मायावती से ये खिसक गया, और दूसरे मायावती की प्रायोरिटी अब आपको क्या लगती है? मुझे कई मतलब काफी ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो इनसिक्योरिटी से ग्रस्त हैं, उनको डर है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम बीजेपी के खिलाफ कुछ करें, बहुत दिन से नहीं बोल रहे, एक अभी बयान आया बस, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई बीजेपी की सरकार है दिल्ली में और ये ईडी और सीबीआई उनके भतीजा या भाई के ऊपर जो है वो, तो क्या इसमें आपको भी लगता है कि सच्चाई है और इसीलिए वो संकुचित होती जा रही? मायावती जी की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वह किसी राजनेता की सामान्य राजनीतिक गतिविधि नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष में रह करके अगर आप भाजपा जनता, अगर आप ये कहती हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना है, अगर आप कहती हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है, तो इस उद्देश्य को पाने के लिए आप कर क्या रही हैं? वो तो दिखाई नहीं पड़ा। आपका जो 2022 का विधानसभा का चुनाव था, अगर आप उसमें यह कहती हैं कि समाजवादी पार्टी का चुनाव जीत रही है तो बीजेपी भी चुनाव जिता दीजिए। आपने ये कहा, और ये अलग कहा कि घोषी में आते आते आपने बीजेपी के समर्थन की बात कहना बंद कर दिया, क्योंकि आपको लगने लगा कि उससे आपका राजनीतिक नुकसान है। यह बिल्कुल ये तथ्य है कि एक
सामान्य राजनेता के रूप में मायावती जी का आचरण नहीं है। ये लगातार दिख रहा है और यही वजह है कि वो उनका जो राजनीतिक समर्थन है वो लगातार लोगों के बीच से कम होता जा रहा है और दलितों के बीच में नया नेतृत्व उभर रहा है, लोग दिखने लगे हैं और उनके बीच में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी निकल करके मायावती जी का जो एक नियमित नेतृत्व था उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये तो स्थिति है। और अगर आज की तारीख में माल एवेन्यू के बीएसपी के दफ्तर पर टिकट मांगने वालों की भीड़ नहीं है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपका जन समर्थन गिरा है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी भीड़ आर्मी सेना के माध्यम से लगभग हर जिले में अपने आप को तैयार किया। वो जबकि पश्चिम माना जाता था कि बहुजन समाज पार्टी का बड़ा गढ़ है। अगर आजमगढ़, अयोध्या, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, इन जिलों में जहां पे बीएसपी मानी जानी पार्टी होती थी, कौशाम्बी, वहां पे अगर बीएसपी का खाता न खुले, एक सीट आपको न मिला, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में आपको एक सीट नहीं मिली, मुख्य लड़ाई में आप न रह जाए तो क्या कहलाएगा ये? एक ही सीट तो मिली है विधानसभा में जी, विधानसभा में एक ही सीट तो मिली है और उसको भी शायद निकाल दिया क्या? वो अभी उमाशंकर सिंह की जीत है, वो बीएसपी की जीत नहीं है। जी जी जी, आप उसको बीएसपी की जीत नहीं कर सकते हैं। और आप इधर देख लीजिए, आप जो अभी नगर निगमों के चुनाव हुए, 2 मेयर होते थे बीएसपी के, दोनों हार गए आप। और आप खिसक के कहां चले गए? तीसरे चौथे नंबर पर। मुख्य लड़ाई में भी आप नहीं रह गए। तो है क्या कि अगर आप अपने जिन बातों के लिए, जिन आंदोलन के साथ आप उभर के सामने आए थे, अगर उस आंदोलन के साथ आप नहीं रहेंगे तो आपका मतदाता आपको छोड़ के चला जाएगा। ये संभव नहीं है कि आप उनको अपने साथ बांधे रखें। और यही हो रहा है बीएसपी के साथ। और जो कल की सभा है वो केवल उत्तर प्रदेश के लोगों की नहीं है, उसमें उत्तराखंड के लोग भी बुलाए गए हैं। जी जी, माने अविभाजित उत्तर प्रदेश है वो पूरी बैठक है। देवकी नंदन जी, क्या आपको लगता है कल की सभा में मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी एडवोकेट क्या ऐलान करेंगे? देखिए, कोई ऐलान की जानकारी तो मुझे नहीं है। इस तरह की बैठकें वो करती रहती हैं। और आप अभी जो चुनाव हो रहा है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में हो रहा है जी। और वो बैठक कर रही है उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों की। तो ये मेरे समझ से बाहर की चीज है कि वो यहाँ के जिला अध्यक्षों की बैठक करके और तेलंगाना और मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बारे में क्या राय लेंगी। देखिए, क्या होता है कि बीएसपी को जहां तक जितना मैं समझता हूं, उनकी पूरी एक स्ट्रेटजी क्लियर है। बीएसपी वेट एंड वॉच, वो मायावती जी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और जो सिचुएशन है आज की तारीख में, देखिए 2024 का चुनाव कोई त्रिकोणीय चुनाव नहीं होने जा रहा है देश भर में। 2024 का चुनाव 1 to 1 होने जा रहा है। इंडिया वर्सेज एनडीए होने जा रहा है। तो बीएसपी को इंडिया के साथ रहना होगा खुल करके, या फिर एनडीए के साथ रहना होगा खुल करके। इन दो के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इस वजह से मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी समझ है कि उनको इन दोनों में से कोई विकल्प पर अपना मुहर लगाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो इस वजह से नहीं जा सकती हैं, हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाई है, लेकिन जा इस वजह से नहीं सकती हैं क्योंकि बिना अल्पसंख्यक वोट के उत्तर प्रदेश जहां उनका गढ़ है, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां उनको एक सीट नहीं मिलने वाली है। अगर वो अकेले लड़ती हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि उनका वोट शेयर 3 से 4% पर आकर के गिर जाएगा। जो 12% रहा है विधानसभा चुनाव में, वो 3 से 4% पर गिर जाएगा। और अगर इतना वोट शेयर गिरने की स्थिति होगी तो सोचिए कि 2027 में क्या होगा। 2027 में अच्छा कौन उनका टिकट लेने वाला बचेगा, एक बात। दूसरी बात क्या है कि आप जानते हैं कि हर बार वो उम्मीदवार बदल देती है, कभी कोई दूसरा उम्मीदवार रिपीट नहीं करती हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। मतलब विधानसभा में कई बार किया भी है, लेकिन लोकसभा में तो एकदम भी नहीं किया। जो इस बार 10 लोग जीते हैं 2019 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के सहयोग से, वो सारे 10 नए लोग हैं।
आप देखिए कि अभी दानिश अली के साथ एक घटना हुई और दानिश अली के घर राहुल गांधी गए, अखिलेश यादव ने दानिश अली के समर्थन में इतनी सारी बातें की, कई पार्टियों के नेताओं ने दानिश अली के समर्थन में बात की, लेकिन मायावती ने एक ट्वीट के अलावा उनसे मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। ऐसा कहा जा रहा है कि दानिश अली ने टाइम भी मांगा था मिलने के लिए, बट उनको अभी इंतजार करने को बोला गया। तो बहन जी पूरी तरीके से वो नाप तौल करती रहती हैं कि भाई अभी क्या सिचुएशन है। इस पूरे नाप तौल में एक बात का वो जरूर ध्यान रखती हैं कि मेरे ऊपर कोई हमला तो नहीं होने वाला है, मेरे ऊपर कोई निशाना तो नहीं ले रहा है, जैसा भारतीय जनता पार्टी की प्रैक्टिस है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ईडी उनके दरवाजे पर भी ना आ जाए, ईडी उनसे भी पूछताछ न करने लगे। इस वजह से वो हर कदम, हर बयान वो नाप तौल के बोलती हैं और देती हैं कि ताकि इसका कोई आगे इम्पैक्ट न पड़े। वो ये भी देखती हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ना नाराज हो जाएं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है मायावती जी का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगी, उनको इंडिया के साथ ही जाना होगा और वो जाएंगी। लास्ट में वो फैसला इंडिया के साथ ही करेंगी। हालांकि अखिलेश यादव जी ये नहीं चाहते हैं कि मायावती जी इंडिया में आए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इंडिया में मायावती जी आती हैं तो उनका वेटेज कम हो जाएगा और ज्यादा सीटें मायावती जीत पाएंगी और मैक्सिमम 30 सीटें उनको मिल पाएंगी। मुझे ऐसा लगता है 30-30 बीएसपी, 30 समाजवादी पार्टी, 15 कांग्रेस और 5 रालोद, इस तरह का एक इक्वेशन बैठेगा 2024 के लिए। अब अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि अगर मायावती जी नहीं आती हैं तो हमको 40-50 सीटें लड़ने को मिल जाएंगी, ये उनका, और हम 50 अगर लड़ते हैं तो हमको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, ऐसा उनकी थिंकिंग है, मुझे जो जानकारी है। तो मायावती को इसमें आना है, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि मायावती भी इसमें आए, क्योंकि बिना मायावती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट पर रोकना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल काम है। भारतीय जनता पार्टी अगर केवल मायावती बाहर रहती हैं तो 50 सीट तो जीतेगी ही जीतेगी, 45 से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।